सोचिए, 135 फर्जी कंपनियां, एक बहुत ही शातिर सिंडिकेट और सरकारी खजाने को लगी 700 करोड़ से भी ज्यादा की चपत। जी हाँ, ये कहानी है भारत के सबसे बड़े जीएसटी फ्रॉड में से एक की। चलिए आज समझते हैं कि ये पूरा खेल आखिर खेला कैसे गया। 7304 करोड़ रुपए, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये वो रकम है जिसका फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट इस सिंडिकेट ने तैयार किया। सोचिए, इस पैसे से हमारे देश में कितने स्कूल या अस्पताल बन सकते थे, लेकिन ये पैसा गया सीधे सीधे धोखेबाजों की जेब में। अब सवाल ये है कि 734 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे? तो ये हुआ 135 फर्जी कंपनियों के एक बड़े से नेटवर्क के जरिए। ये कंपनियां असल में कहीं थी ही नहीं, सिर्फ कागजों पर जिंदा थीं और इनका असली मकसद सिर्फ एक था, सरकारी सिस्टम को धोखा देना। तो आखिर इस सिंडिकेट का प्लान था क्या? इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया कैसे? चलिए इनके काम करने के तरीके को जरा परत परत समझते हैं। इनका तरीका आप देखिए, 4 स्टेप्स का एक सीधा सादा लेकिन बेहद शातिर प्लान था। सबसे पहले इन्होंने सिर्फ कागजों पर कंपनियां बनाई, फिर इन कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल काटे बिना किसी असली लेन देन के। इन्हीं बिलों के आधार पर इन्होंने गैर कानूनी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी बनाया और आखिर में इस फर्जी क्रेडिट को कमीशन पर दूसरे कारोबारियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। अच्छा, इस पूरी धोखाधड़ी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी होता क्या है। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की टैक्स में छूट है। मान लीजिए कोई कारोबारी सामान बनाने के लिए कच्चा माल खरीदता है, तो उस पर जो उसने टैक्स दिया है उसे वो अपने फाइनल प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स से घटा सकता है। बस इसी सिस्टम का इन अपराधियों ने गलत फायदा उठाया। इस पूरे घोटाले के केंद्र में थी शेल कंपनियां। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये आखिर होती क्या हैं और कैसे इनका इस्तेमाल इतने बड़े बड़े वित्तीय अपराधों में किया जाता है। शेल कंपनी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक खोखली कंपनी होती है। ये सिर्फ कागजों पर मौजूद होती है। इसका असल में कोई बिजनेस, कोई ऑफिस, कोई संपत्ति नहीं होती। इसका इकलौता मकसद होता है धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों के लिए एक पर्दा तैयार करना। तो ये शेल कंपनियां धोखाधड़ी का हथियार बनती कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बिना किसी असली कारोबार के जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेती हैं। फिर ऐसे सामानों या सर्विसेज के लिए फर्जी बिल जारी करती हैं जो असल में कभी थे ही नहीं। इसी के आधार पर ये गैर कानूनी तरीके से आईटीसी क्लेम करती हैं या बेच देती हैं, काले धन को सफ़ेद बनाती हैं और सरकारी ऑडिट से ऐसे बच निकलती हैं जैसे ये कभी थी ही नहीं। जब घोटाला इतना बड़ा हो तो जाहिर है जांच एजेंसियां हरकत में आती हैं। अब कहानी का रुख करते हैं उन अधिकारियों की तरफ जिन्होंने इस जटिल केस की परतें खोलनी शुरू की। इस जांच की कमान संभाली 2 प्रमुख एजेंसियों ने, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जिसे हम डीजीजीआई कहते हैं, और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। इन दोनों ने मिलकर ही इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। जांच करने वालों ने इस जाल को तोड़ने के लिए एक बहुत ही सधा हुआ तरीका अपनाया। उन्होंने जीएसटी रिकॉर्ड्स का बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ मिलान किया, टेक्निकल ऑडिट किए ताकि नुकसान का सही अंदाजा लग सके। और जब धोखाधड़ी की रकम की पुष्टि हो गई तब कानूनी कार्रवाई और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की। मतलब एक एक कदम बहुत बारीकी से उठाया गया। और इस पूरी जांच का नतीजा ये हुआ कि सिंडिकेट से जुड़े कई बड़े खिलाड़ी सलाखों के पीछे पहुंचे। इनमें इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अमित गुप्ता और उसके साथ अमित अग्रवाल और शिव कुमार डोरा जैसे इसके खास सहयोगी भी शामिल थे। तो सरकार को असल में नुकसान हुआ कितना? चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर हुए वित्तीय नुकसान का हिसाब किताब करते कैसे हैं। राजस्व के नुकसान का हिसाब लगाने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। अधिकारी देखते हैं कि फर्जी आईटीसी कितना था, कितना जीएसटी टैक्स नहीं चुकाया गया और उस पर पेनल्टी कितनी बनती है। इन सब को जोड़कर उसमें से जो भी रकम वसूल हो गई है उसे घटा दिया जाता है। जो बचता है वही सरकार का असली नुकसान होता है। और यहाँ पर जो तस्वीर सामने आती है वो असल चुनौती को दिखाती है। देखिए, धोखाधड़ी हुई 734 करोड़ रुपए की, लेकिन अब तक सिर्फ 20.7 करोड़ रुपए की संपत्ति ही बरामद हो पाई है। ये जो इतना बड़ा फासला है, ये दिखाता है कि इन अपराधियों से पैसा वसूलना कितना मुश्किल काम है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मामला तो एक बहुत बड़े और आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं।
ये सिंडिकेट अकेला काम नहीं कर रहा था। इसके तार झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली तक फैले हुए थे। ये केस ईडी और डीजीजीआई की कई दूसरी जांचों से भी जुड़ा हुआ है, और जब पूरी तस्वीर सामने आती है तो अनुमान यह है कि इस पूरे नेटवर्क ने मिलकर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जीएसटी चोरी की है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी और कितनी फैली हुई है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब धोखेबाजों के ये नेटवर्क किसी राज्य की सीमा को नहीं मानते और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम में सेंध लगाते हैं, तो हमारी जांच एजेंसियां इस चूहे बिल्ली के खेल को आखिर कैसे जीत सकती हैं, और इस खेल में एक कदम आगे रहने के लिए उन्हें क्या करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।